तो जितने भी आप लोग स्टाफ नर्स की तैयारी करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं यहाँ पे। और आज हम जो बात करेंगे वह 26 नंबर का टेस्ट क्यूज होने वाला है। ठीक है, 26 नंबर का यह वीडियो है। इससे पहले मैं स्टाफ नर्स के लिए 25 तक जो है टेस्ट करा चुका हूँ। डेली जो है मैं आपको 30-30 क्वेश्चन का MCQ लाता हूँ, तो आप लोग को डेली प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अगर आप सभी बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि पता है आपको BSc नर्सिंग का एंड GNM दोनों का अलाउ किया गया है। तो जो एग्ज़ाम आपका रहने वाला है GNM बेस रहने वाला है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें, तैयारी करें और 30 क्वेश्चन मैं डेली देता हूं, उसको देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपसे कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कह रहा है, सामान्यतः मस्तिष्क कितने समय तक बिना रक्त प्रवाह के फिर से ठीक होने की स्थिति में रह सकता है। कहने का मतलब है कि जो मस्तिष्क है, समझ गए ना, कहता है कि सामान्यतः मस्तिष्क जो होता है बिना रक्त प्रवाह के फिर से ठीक होने की स्थिति में रह सकता है। मतलब आपका ब्रेन में कितने समय तक अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाए तो जो है वह पुनः ट्रीटमेंट होने पर ठीक हो सकता है, कितने देर तक, समझ गए। ऑप्शन है आपका 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। तो देखिए आपके ब्रेन में हमेशा एकदम जो है 24 आवर ब्लड जो है सर्कुलेट होते रहना चाहिए, तभी आपका ब्रेन काम करता है। अगर आपके ब्रेन में, मान गए किसी के ब्रेन में अगर किसी कारण से 30 मिनट तक अगर रक्त प्रवाह अगर नहीं होता है और इस दौरान अगर उसे ट्रीटमेंट कर लिया जाता है तो वो जो है सही हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा समय तक अगर ब्रेन में रक्त प्रवाह रुक गया तो फिर वह ठीक होने की स्थिति में नहीं होता है, समझ गए। तो ये ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा। आगे है दूसरा, ब्रेन डेथ से संबंधित जांच है। ब्रेन डेथ से संबंधित अगर मस्तिष्क डेथ कर जाए, नहीं काम करे, तो उसको कौन से जांच की जा सकती है। ECG, EEG, EMG, बेरा। ठीक है, तो कौन सा जांच ब्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो माय डियर मैं बता दूं वो होता है ऑप्शन नंबर C। समझ गए, ऑप्शन नंबर C जो आपका होगा EEG। ठीक है, ये याद रखिएगा, EEG। आगे बढ़ता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है, ग्लास्को कॉमा स्केल GCS कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, जो ग्लास्को कॉमा स्केल है यह कब प्रकाशित की गई थी। 1964, 1984, 1974, 1994। तो माय डियर जो ग्लास्को कॉमा स्केल है यह ऑप्शन नंबर C 1974 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा में कितने प्रकार की दवाइयाँ का उपयोग की जाती है। यानी जो भारतीय चिकित्सा है उसमें कितने प्रकार की दवाइयाँ का उपयोग की जाती है। 3 प्रकार, 2 प्रकार, 6 प्रकार, 4 प्रकार। कितने प्रकार की दवाइयाँ का इस्तेमाल की जाती है, तो ऑप्शन नंबर B 2 प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, पांचवा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आयुष में निम्नलिखित में से गलत है। ठीक है, आयुष में निम्न में से कौन गलत है। ओके, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सीधा, H फॉर होम्योपैथी। तो देखिए गलत पूछ रहा है, यहाँ पे जो है आपका सब सही है। ठीक है, यहाँ पे सब सही है, सब का मतलब आयुष का फुल फॉर्म ये सब सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत जो है योगा के जगह योगी दे देगा तो अगर गलत हो जाएगा। ठीक है, या कोई भी चेंज कर देगा वो गलत हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, आयुष में Y से क्या मतलब होता है। योजना, योगी, यू और योगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि आयुष में Y से मतलब होता है आपका योगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, सातवां क्वेश्चन है, किस तरह का इंजेक्शन ज़्यादा तेज से काम करता है। मतलब कौन सा इंजेक्शन देने पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से असर करता है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। तो जो फ्लूइड वगैरह, तरल वगैरह देते हैं, जो नस से इंजेक्शन देते हैं IV के मार्ग से, वह सबसे तेज़ी से काम करता है, ऑप्शन नंबर B इंट्रावेनस। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, आठवां है, किस दवाई को किस रूप में देना चाहिए। दवाई है और ये रूप है। ठीक है, तो देखिए, टेबलेट को पानी के साथ देते हैं, इंजेक्शन को आँख में देते हैं, गलत। सिरप को कान में डालते हैं, गलत। कैप्सूल को मुंह में जो है डालना, तो ये अपना जो है सही है। ठीक है, कैप्सूल को हम लोग मुँह में ना डालते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए
तो किस रूप में, तो ऑप्शन ए और बी डी ये दोनों जो है आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी और सी। टैबलेट को पानी के साथ ले सकते हैं। क्या देख रहे हैं, किस दवाई को किस रूप में देना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन से दवाई को किस रूप में फॉर्म में देना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म पूछ रहा है हमसे, ये वाला नहीं पूछ रहा है। तो टैबलेट को पानी के साथ देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है इंजेक्शन के बाद क्या करना चाहिए। इंजेक्शन के बाद क्या करना चाहिए। इंजेक्शन के जगह रुई से दबा देना चाहिए, इंजेक्शन के जगह खुजाने से बचना चाहिए, इंजेक्शन के जगह को गर्म पानी से धोना चाहिए, सभी सही है। तो देखिए इंजेक्शन देने के बाद क्या करना चाहिए, तो इंजेक्शन देने के बाद जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो माय डियर इंजेक्शन वाले साइट को जो है आपको रुई से दबाना चाहिए, या फिर इंजेक्शन के जगह खुजाने से बचना चाहिए, या फिर इंजेक्शन के जगह को गर्म पानी से धोना चाहिए, या इनमें से सभी। तो देखिए जहाँ भी जिस साइट पर इंजेक्शन लगे तो वहाँ खुजाने से बचाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे खुजाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन है किस तरह की दवाई को थूक, थूक मतलब कहा जाए तो जो जीभ के नीचे रख के जो है हम उसे क्या करते हैं, चूसते हैं। समझ गए ना। तो हम ये जो दवाइयाँ हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल, इंट्राडर्मल, तो जो दवाइयाँ जो जीभ के नीचे रख के उसका स्वाद को लिया जाता है थूक के जरिए, वह सबलिंगुअल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन है यहाँ पे, किस तरह का इंजेक्शन 90 डिग्री के कोण पर देना चाहिए। किस तरह का इंजेक्शन 90 डिग्री मतलब सीधा देना चाहिए। इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। तो माय डियर मैं बता दूं 90 डिग्री का जो इंजेक्शन होता है उसको डायरेक्टली हम इंट्रामस्कुलर मांस में देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, 12 क्वेश्चन है किस तरह का इंजेक्शन 45 डिग्री पर देनी चाहिए। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबलिंगुअल, इंट्राडर्मस। तो इनमें से आपको बताना है कौन से इंजेक्शन को 45 डिग्री पर जो है हम लोग देते हैं। आपको कमेंट करके इसमें से बताना है, ये आपके लिए है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब शरीर का तापमान जो है कितना से अधिक होगा तो वह हाइपरथर्मिया में आएगा। हमें से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बॉडी का टेम्परेचर जो है 98 से लेकर 100 तक रहता है तो नॉर्मल फीवर माना जाता है। जैसे ही 100 से लेकर 102 होता है तो हाइपरथर्मिया में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, बुखार का सबसे अधिक मिलने वाला कारण कौन सा है। बुखार का सबसे अधिक मिलने वाला कारण कौन सा है, मतलब किस टाइप का बुखार सबसे ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन वाला, चोट वाला, कैंसर वाला, प्रेगनेंसी वाला। तो माय डियर जो बुखार होता है वो कैंसर वाला संक्रमण से सबसे ज़्यादा जो है बुखार आपको होता है। 15 क्वेश्चन है, तापमान नापने का स्थान नहीं है, यानी तापमान जो है हम किसके तापमान जो है टेम्परेचर वह नापने का स्थान नहीं है। कौन सा स्थान टेम्परेचर मापने का नहीं है। एक्जिला, कान, ओरल, नोक, यानी किसके द्वारा हम इसमें तापमान नहीं नाप सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, एबीजी में बाइकार्बोनेट की समान मात्रा कितनी होती है। एबीजी में जो आर्टेरियल ब्लड गैस है इसमें जो है बाइकार्बोनेट की जो मात्रा होगी वह समानतः कितनी होगी, ये पूछ रहा है। 10 से 12 एम मोल पर लीटर, 12 से 15 एम मोल पर लीटर, 20 से 24 एम मोल पर लीटर, 30 से 34 एम मोल पर लीटर। तो माय डियर मैं बता दूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी, 30 से 34 एम मोल पर लीटर। 17 क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के प्रकार है, यानी रेस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है। देखिए होता यह है कि रेस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब श्वसन करता है व्यक्ति तो उसमें जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो नहीं निकल पाता है बाहर, जिसके कारण वो बढ़ जाता है फेफड़ा में, जिससे जो है अम्ल की मात्रा जो है रेस्पायरेशन की मार्ग में बढ़ने लगती है। और यह तीव्र और क्रॉनिक दोनों हो सकता है, यानी यह मिश्रित होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके,
तो इस चीज़ को जो है ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, यह क्रॉनिक या फिर आपका तीव्र क्रोनिक या एक्यूट दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ता हूँ। 18 क्वेश्चन है, समान एनियन गैप है, समान एनियन गैप पूछ रहा है, ठीक है, हमसे समान एनियन गैप पूछ रहा है। 3 से 10 एम मोल पर लीटर, 6 से 8 10 एम पर लीटर, 10 से 12 एम मोल पर लीटर, 18 से 20 एम मोल पर लीटर। तो माय डियर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 18 से 20 एम मोल पर लीटर एनियन जो है गैप होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध में साक्ष्य आधारित अभ्यास ईबीपी महत्वपूर्ण होता है। यानी साक्ष्य आधारित जो अभ्यास है वह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव को एकीकृत करता है, पूरी तरह से ऐतिहासिक प्रथाओं पर निर्भर करता है, नैदानिक निर्णय लेने में वर्तमान अनुसंधान के उपयोग को हतोत्साहित करता है, केवल नर्सों पर लागू होता है और डॉक्टर पर नहीं। तो माय डियर जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो यही कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित जो अभ्यास है वह सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, हॉट टब रैश एक त्वचा संक्रमण है। यानी हॉट टब रैश एक त्वचा संक्रमण है जो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माय डियर तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि हॉट टब रैश का त्वचा संक्रमण है जो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लिस्टेरिया, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, क्लेबैसिलिया, सल्फोबैसिलस, थर्मोसैल्फिडोक्सिन्स। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जो हॉट टब रैश जो होता है वह स्यूडोमोनास एरुगिनोसा के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान मिकोनियम रंजिश एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चिंताजनक है? कहने का मतलब है कि डिलीवरी के दौरान अगर जो मिकोनियम के साथ में जो एमनियोटिक द्रव आएगा, यानी मिकोनियम क्या होता है? बच्चा का मल होता है, पहला मल। तो वो मल रंजित अगर एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति है तो वह किसमें सबसे अधिक चिंताजनक माना जाता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी, अपरिपक्व प्रस्तुति, ब्रीच प्रेजेंटेशन, पोस्ट टर्म गर्भधारण, किसमें माना जाएगा? तो माय डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट टर्म गर्भधारण। पोस्ट टर्म गर्भधारण में होता यह है कि समय के बाद वाला में बच्चा का मिकोनियम रंजित जो है एमनियोटिक द्रव दिखाई देता है। आगे है 22 क्वेश्चन है, प्रसव पूर्ण जांच के दौरान जो है सेकेंड विजिट डैश के बीच निर्धारित की जानी चाहिए। यानी जो प्रसव पूर्व जो जांच होती है वह जो है उसमें सेकेंड विजिट जो है वह कितने समय के बीच निर्धारित की जानी चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहा है। 4 से 6 महीने, 1 से 2 महीने, 9 महीने और 8 महीने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 से 6 महीने के बीच सेकेंड विजिट जो है निर्धारित की जानी चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूँ। 23 है, HVYC। देखिए HBY, ठीक है, सी, HBYC के तहत आशा अलग अलग महीनों में 5 घरेलू दौरे के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? 6वां, 12वां, 9वां, 16वां। यानी HIV के तहत आशा जो अलग अलग महीनों में 5 घरेलू जो दौरा करती है, प्रोत्साहन करती है, निम्नलिखित में से उनमें से एक कौन सा महीना नहीं है? 16वां, 6वां, 12वां, 9वां या 16वां, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16वां। जो 16वां जो आपका मतलब HIV के तहत जो 16वां जो अलग अलग महीनों में जो 5 घरेलू प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है उसमें 16वां आपका नहीं आता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है?
यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। मतलब पुरुष में सेकेंडरी जिसके बाद पुरुषों में परिवर्तन आता है वह कौन सा हार्मोन है। पुटिक उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो देखिए जो पुरुष का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इससे जो है पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्सुअल चेंजेज देखने को मिलता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, खसरे की वैक्सीन की 0.5 मिली खुराक लगाई जाती है किसके जरिए। अंतःपेशीय, मौखिक रूप, अंतःस्रावी रूप, अधत्वचीय। तो मैं बता दूं अधत्वचीय जो होता है सबक्यूटेनियस माध्यम से 0.5 ml जो है वैक्सीन खसरे की लगाई जाती है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, प्रोटोजोआ वाला पूछ रहा है, वायरस वाला नहीं। ट्राइकोमोनियात, सिफिलिस, जन्नांगी हर्पिस, सुजाक। तो माय डियर क्या होगा राइट आंसर। तो जो ट्राइकोमोनियात जो होता है यह प्रोटोजोआ होता है और यह एक लैंगिक संचारित रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए शरीर के किस सतह पर या कपड़ों में परजीवियों समानता संधिपाद के समन्वय विकास तथा जनन को कहा जाता है। यानी कपड़ा के किसी भी सतह पर या शरीर के किसी सतह पर या कपड़ा पर, ठीक है, किसी परजीवी का संधि जैसे संधिपाद, इसका समयावन, विकास और जनन क्या कहलाता है। जलाशय, पर्याक्रमण, संदूषण या संक्रमण क्या कहलाता है। तो राइट आंसर पर्याक्रमण कहलाता है। ऐसे जीव जो संधिपाद वाला हो और यह विकास और जनन करता हो शरीर के सतह और कपड़ों पर, उसे पर्याक्रमण कहते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। माय डियर राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम ये भी आता है, मध्यांतर आहार कार्यक्रम ये भी आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 और 2 दोनों आपका सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणाम स्वरूप अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। तीव्र उंडुक पोषशोथ, ग्रीव चैव अक्षमता, गंभीर अरक्तता, मधुमेह। माय डियर मैं बता दूं कि वह कौन सी समस्या है जिसे अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। तो जब ग्रीवा का आपका सर्विक्स अक्षमता अनकैपेबल होता है तो बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है और उस कंडीशन में प्री मैच्योर बच्चा हो जाता है। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्सों के नैतिकता के सिद्धांत में एक्शन गाइडेड बाय कैप्शन AGC एक्शन गाइडेड बाय कैंपेशन का अर्थ क्या है। न्याय होना, ठीक है, अहानिकरता, स्वायत्तता और उपकारिता, बेनिफिशियंस। तो माय डियर एक्शन गाइडेड बाय कंपेशन जो होता है नर्सों की नैतिकता में वह बेनिफिशियंस से संबंधित होता है। उपकारिता यानी उपकार करना, नर्सों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो है वह उपकार करना, दूसरों को उपकार करना। ठीक है, तो ये अपना राइट हुआ। तो इस प्रकार से आज मैंने 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 में से कितने आप सही कर पाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।